है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जॉन बी और उसके दोस्तों को समंदर में एक डूबी हुई बोट मिलती है। जब वो बोट के अंदर तलाशी लेते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक कंपास मिलता है जो जॉन बी के बाप का था। जॉन बी को पता चलता है कि उसका बाप रॉयल मर्चेंट शिप ढूंढ रहा था। जब उसका बाप एक दिन समंदर में रॉयल मर्चेंट ढूंढने गया तो उसके बाद कभी वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद जॉन बी अपने फादर का काम जारी रखता है और किसी तरह उस रॉयल मर्चेंट शिप तक पहुंच जाता है जिसमें खजाना होना था। जब वो शिप की तलाशी लेते हैं तो उससे पहले ही किसी ने खजाना निकाल लिया था। बाद में जॉन बी को कुछ और क्लू मिलते हैं कि डेनमार्क टैनी का खजाना समंदर में था ही नहीं बल्कि एक कुएं के अंदर छुपा कर रखा गया था। लेकिन सोना निकालने से पहले जॉन बी सैरा और कियारा की लड़ाई खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें बोट पर अकेला छोड़ देता है। कियारा और सैरा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती हैं। रात भर बातें करते करते दोनों अपनी पुरानी गलतफहमियां दूर कर लेती हैं और फिर से अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इस तरह टीम में सैरा भी शामिल हो जाती है। अगले दिन जब जॉन बी उनके पास आता है तो तब तक वो दोनों पक्की दोस्त बन चुकी होती हैं, इसलिए खजाने पर फिर से काम शुरू हो जाता है। रात को सब मिलकर चुपके से मिसेस क्रेन के घर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं उसी लम्हे मोशन सेंसर्स ऑन हो जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो मोशन सेंसर्स को किसी तरह बंद कर दें। सैरा इस घर को बचपन से अच्छी तरह जानती थी, इसलिए कियारा और सैरा हिम्मत करके चुपके से घर के अंदर जाती हैं और बड़ी होशियारी से सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देती हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बंद होते ही जॉन बी, जेजे और पोप बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। जेजे और पोप रस्सी से जॉन बी को कुएं के अंदर उतारते हैं। तभी रस्सी ढीली होने की वजह से जॉन बी, जेजे और पोप पर जोर से चिल्लाता है। जोरदार आवाज सुनकर मिसेस क्रेन जाग जाती है और घर चेक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नीचे पहुंचकर जॉन बी को शुरू में कुछ नहीं मिलता। वो गंदे पानी में उतरकर तलाशी लेता है। अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो वो मिसेस क्रेन के शौहर की हड्डियां होती हैं। जॉन बी बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन अपने दोस्तों को ऊपर खींचने के लिए कहता है। जब वो जल्दी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है तो कुछ ईंटें गिर जाती हैं और कुएं के अंदर एक नया रास्ता खुल जाता है। जॉन बी वहीं रुक जाता है और बड़ी मुश्किल से इस रास्ते के अंदर जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर $400 मिलियन का रॉयल मर्चेंट का सोना पड़ा होता है। वो जब ऊपर से मिट्टी साफ करता है तो हर तरफ सोने की गोल्ड बार्स पड़ी होती हैं। उसी वक्त मिसेस क्रेन सैरा और कियारा के करीब पहुंच जाती है। वो अंधी होती है इसलिए उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन वो दोनों डर कर भाग जाती हैं और बचकर सीधा बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। सब इकट्ठे होकर जॉन बी को बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। तब मिसेस क्रेन अपनी गन लेकर उनकी तरफ आ रही होती है। जॉन बी कुएं से बाहर निकलने ही वाला होता है कि मिसेस क्रेन बेसमेंट में आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। सब लोग अपनी जान बचाकर बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। तब जॉन बी भी कुएं से बाहर निकल आता है और जल्दी से उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। जॉन बी की हालत बहुत ज्यादा गंदी होती है। तभी जॉन बी उन्हें एक सोने की बार दिखाता है। सब दोस्त बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें असली खजाना मिल चुका है। अगले दिन जॉन बी सैरा के साथ घर में होता है और वो दोनों खजाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैमरन उनकी बात सुन लेता है और फौरन समझ जाता है कि जॉन बी को खजाना मिल गया है। अब कैमरन भी इस खजाने को हर कीमत पर उनसे चुराना चाहता था। कुछ देर बाद वो जॉन बी से कहता है, कल सुबह तुम मेरे साथ फिशिंग पर चलोगे। जॉन बी मजबूरन हाँ कर देता है। हालांकि उसका प्लान अगले दिन सोना निकालने का होता है। यहाँ से कैमरन की असली सच्चाई सामने आने वाली होती है। दूसरी तरफ जॉन बी और उसकी टीम फैसला करती है कि वो गोल्ड बार बेचकर उस पैसे से एक लिफ्टिंग मशीन खरीदेंगे ताकि कुएं से बाकी सारा सोना आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसी प्लान के साथ वो गोल्ड बार बेचने के लिए एक ज्वेलर की शॉप की तरफ निकल जाते हैं। जब वो गोल्ड बार ज्वेलर की शॉप पर लेकर जाते हैं तो शॉप की एम्प्लॉई इतनी बड़ी 3 किलो गोल्ड बार देखकर हैरान रह जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी गोल्ड बार किसी के पास नहीं देखी होती। वो अंदर जाकर अपने बॉस को सब कुछ बताती है। इस शॉप का मालिक कोई और नहीं बल्कि बैरी होता है जो एक खतरनाक ड्रग डीलर भी था। फिर वो वापस आकर जॉन बी और उसके दोस्तों से कहती है, हमारा बॉस इस गोल्ड बार के बदले तुम्हें $70,000 देने को तैयार है और वो यह भी नहीं पूछेगा कि तुम यह गोल्ड बार कहां से लाए हो। जे जानता था कि इस सोने की कीमत $140,000 है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो मजबूरन डील मान लेते हैं। तब एम्प्लॉई कहती है, अभी हमारी शॉप में इतने पैसे नहीं हैं, तुम वेयर हाउस जाओ, वहां से अपने पैसे ले लेना। सब उसके बताए हुए एड्रेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अचानक उनके पीछे पुलिस की गाड़ी लग जाती है। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं और जे फौरन गोल्ड बार छुपा देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि
वो असली पुलिस नहीं बल्कि बैरी होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि शॉप की एम्प्लॉई ने उन्हें धोखा दिया था। वो उन्हें मजबूरन उतरने को कहता है और गाड़ी के अंदर सोना ढूंढना शुरू कर देता है। इसी दौरान जॉन बी के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आता है। वो चुपके से बैरी की गाड़ी की चाबी निकालकर पिछली सीट के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बैरी को गोल्ड बार मिल जाती है। वो उसे लेकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसी लम्हे जॉन बी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसकी शॉटगन छीन लेता है। बाकी सब दोस्त भी बैरी पर टूट पड़ते हैं। सब मिलकर उसकी पिटाई करते हैं, गोल्ड बार वापस ले लेते हैं और जे बैरी का वॉलेट भी उठा लेता है ताकि उसका एड्रेस मिल सके। जाते हुए जॉन बी बैरी की गाड़ी की चाबी जंगल में फेंक देता है। बैरी गुस्से में उन्हें धमकी देता है, मैं तुम सबको जानता हूँ और बहुत जल्द मैं तुमसे बदला लूंगा। उसके बाद जे बैरी के एड्रेस पर पहुँचता है और उसके घर की तलाशी लेता है। वहाँ से उसे बैरी के $25,000 मिल जाते हैं। जे इन पैसों को अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि उसके बाप पर $30,000 का खर्च था। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अगर हम बैरी के पैसे चुरा लेंगे तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन जे किसी की बात नहीं मानता। वो किसी भी सूरत में पैसे वापस नहीं रखना चाहता था। वो पैसे लेकर सीधा अपने बाप लूक के पास जाता है और कहता है ये पैसे रख लो और अपना कर्ज उतार दो। लूक को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि पैसे कहां से आए हैं। वो कहता है कि वो यह पैसे जुए में लगाएगा। जे उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन लूक एक नहीं सुनता। इसी वजह से दोनों बाप बेटे के दरमियान पैसों को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं और जरा भी तरस नहीं खाते। आखिर में जे पैसे वापस छीन लेता है और अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है। दूसरी तरफ बैरी रेफ के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि सैरा और उसके दोस्तों ने उसके घर से $25,000 चुरा लिए हैं। यह बात सुनकर रेफ और टॉपर हैरान रह जाते हैं। टॉपर को सबसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि सैरा भी इस सब में शामिल थी। आखिर में बैरी रेफ को धमकी देता है और कहता है मुझे मेरे $25,000 हर कीमत पर वापस चाहिए। अगर सैरा अपनी मर्जी से पैसे वापस नहीं देगी तो मैं उससे जबरदस्ती छीन लूंगा। यह सुनकर टॉपर और रेफ सीधा जॉन बी और सैरा के पास जाते हैं। रेफ अपनी बहन सैरा से कहता है तुम भी इन पोग्स जैसी हो गई हो। रेफ उसे बताता है कि बैरी पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। सैरा कहती है मैं अपना मसला खुद ठीक कर सकती हूँ। वहीं पर टॉपर जॉन बी पर अपना गुस्सा निकालता है क्योंकि सैरा ने जॉन बी की वजह से उसे छोड़ दिया था। जॉन बी कहता है मैं लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो टॉपर को फौरन वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कैमरन की बीवी नटाशा उसे बताती है कि मिसेस क्रेन अपना घर बेचना चाहती है क्योंकि कुछ नौजवान उसके घर में घुसकर उसे लूट कर चले गए, इसीलिए वो अब यह घर बेचना चाहती है। लेकिन उस वक्त कैमरन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अभी तक यह पता नहीं होता कि असली खजाना मिसेस क्रेन के घर के नीचे छुपा हुआ है। अगले दिन कैमरन जॉन बी को फिशिंग के बहाने अपनी बोट पर ले जाता है। वो उसे आइलैंड से काफी दूर ले जाता है। पहले तो वो जॉन बी से बड़ा हंसी मजाक करता है, फिर वो जॉन बी से कहता है सच सच बताओ, मुझे पता है तुम्हें रॉयल मर्चेंट का खजाना मिल चुका है। लेकिन जॉन बी साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मैं तो कब का खजाने की तलाश छोड़ चुका हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था। कैमरन दोबारा कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। कैमरन उसे कहता है कि हम इस खजाने को आपस में आधा आधा हिस्सा कर लेंगे और यह भी कि मैं वो खजाना निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जॉन बी बिल्कुल खामोशी से उसकी बात सुनता रहता है और ऐसा जाहिर करने की कोशिश करता है जैसे उसे खजाने के बारे में कुछ पता ही न हो। बातों बातों में कैमरन गलती से रेडफील्ड का नाम बोल देता है। ये नाम सुनते ही जॉन बी हैरान रह जाता है और फौरन पूछता है आप रेडफील्ड के बारे में कैसे जानते हैं। उसी लम्हे जॉन बी को यकीन हो जाता है कि कंपेस अब कैमरन के पास है और वो रॉयल मर्चेंट के सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ जानता है। तब कैमरन को भी एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जॉन बी के दिल में शक और भी मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि उसके बाप बिग जॉन को कैमरन ने मारा था, लेकिन वो जानबूझकर सब कुछ छुपा रहा होता है। जॉन बी फौरन जल्दी से बोट का रुख अपने घर की तरफ कर देता है। जब कैमरन को लगता है कि उसका सीक्रेट खुल चुका है तो वो जॉन बी को कत्ल करने का फैसला कर लेता है। वो अचानक भाला उठाकर जॉन बी पर हमला करता है। जॉन बी वक्त पर होशियारी दिखाता है और उसका हमला रोक देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। कुछ देर बाद जॉन बी कैमरन को मुक्का मारकर गिरा देता है और मौका मिलते ही जेट स्की पर बैठकर वहां से भाग निकलता है। कैमरन भी जॉन बी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ही देर में बहुत दूर निकल जाता है। तब वो जानबूझकर अपने आप को जख्मी कर लेता है ताकि बाद में सबको यह कह सके कि जॉन बी ने उस पर हमला किया था। जॉन बी सीधा रोज के घर पहुंचता है और उससे कहता है प्लीज मुझे मेरे बाप के गायब होने की पूरी सच्चाई बताओ। तब रोज उसे असल
असल कहानी बताती है। वो कहती है, जिस दिन तुम्हारा बाप गायब हुआ था उस दिन कैमरन हमारे घर आया था और उसने स्कूटर को बताया था कि उसने बिग जॉन को मार दिया है। फिर रोज बताती है कि कैमरन और बिग जॉन सिर्फ दोस्त ही नहीं थे बल्कि रॉयल मर्चेंट के खजाने की तलाश में बिजनेस पार्टनर्स भी थे। कैमरन पैसे और इक्विपमेंट देता था जबकि बिग जॉन सालों से खजाना ढूंढ रहा था। एक दिन बिग जॉन ने कैमरन से कहा, मैंने खजाने की असल लोकेशन ढूंढ ली है। मैं इस खजाने के पीछे 20 साल से लगा हुआ हूँ, जबकि तुम कुछ ही अरसा पहले मेरे साथ शामिल हुए हो, इसलिए खजाने में से तुम्हारा सिर्फ 20% हिस्सा होगा। लेकिन कैमरन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो साफ कहता है, मुझे पूरा आधा हिस्सा लेना है। बिग जॉन फौरन इनकार कर देता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कैमरन बिग जॉन को जोर से धक्का देता है। चोट लगने की वजह से बिग जॉन के सर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कैमरन चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसकी नजर बिग जॉन की जेब में रखे खजाने के मैप पर पड़ती है। वो फौरन मैप निकाल कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो बिग जॉन को बोट से समंदर में फेंक देता है ताकि सबको लगे कि वो डूबकर मर गया है और उस पर किसी को शक न हो। उसके बाद कैमरन स्कूटर से कहता है, अब सिर्फ तुम और मैं खजाना ढूंढेंगे और इस बार उसे बराबर आधा आधा बांटेंगे। रोज बताती है कि उस दिन के बाद कैमरन और स्कूटर खजाने की तलाश में लग गए। जब तूफान आइलैंड की तरफ आ रहा था तब कैमरन ने स्कूटर को अपनी बोट देकर एक छोटे से आइलैंड पर भेजा। उन्हें लगा था कि शायद खजाना उसी आइलैंड पर कहीं होगा, लेकिन जब स्कूटर वहां पहुंचता है तो उसे जमीन पर गिरा हुआ कंपास मिलता है। असल में बिग जॉन मरा नहीं था, समंदर की लहरों ने उसे किनारे तक पहुंचा दिया था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में बिग जॉन सिर्फ एक काम कर पाता है, वो कंपास के अंदर रेडफील्ड लिख देता है। ये उसका अपने बेटे जॉन बी के लिए आखिरी मैसेज था। जब स्कूटर कंपास लेकर वापस आ रहा था तो उसकी बोट समंदर में डूब गई। रोज की कहानी सुनकर जॉन बी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार कैमरन ही था। दूसरी तरफ कैमरन पुलिस स्टेशन जाकर उल्टा जॉन बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। वो इल्जाम लगाता है कि जॉन बी ने उस पर हमला किया था। उधर जॉन बी गुस्से और दर्द से भरकर घर लौटता है। वो कैमरन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो जेजे का पिस्टल निकालता है। उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है, कैमरन को खजाने का भी पता है और उसी ने मेरे बाप को कत्ल किया था। यह कहकर वो कैमरन के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका गुस्सा कुछ देर के लिए ठंडा पड़ जाता है। उसे सैरा का ख्याल आ जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो सैरा की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, इसलिए कैमरन को नुकसान पहुंचाने के बजाय वो पहले सैरा से मिलने का फैसला करता है। जॉन बी सैरा को बाहर गार्डन में ले जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है, पहले कैमरन ने मेरे बाप को मारा और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सैरा ये बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है, तुमने मेरे बाप पर हमला किया था। जॉन बी मायूस होकर अपने घर लौट आता है। वो अकेला बैठकर अपने बाप को याद करता है और फूट फूट कर रोता है। उधर कैमरन सैरा के पास जाकर एक नई कहानी सुना देता है। वो झूठ बोलता है कि बोट पर जॉन बी अचानक पागल हो गया था। वो मुझ पर इल्जाम लगाने लगा कि मैंने उसके बाप को मारा है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। कैमरन अपने हाथ की चोट भी सैरा को दिखाता है ताकि उसकी बात सच लगे। फिर वो सैरा को समझाता है, जॉन बी बहुत खतरनाक हो चुका है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। सैरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ जॉन बी। कुछ देर बाद जब कैमरन अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी नजर मिसेस क्रेन के घर के सेल एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसकी बीवी ने बताया था कि मिसेस क्रेन अपना घर इसलिए बेचना चाहती है क्योंकि कुछ लड़के उसके घर में घुस आए थे। कैमरन फौरन तमाम क्लूज को जोड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मिसेस क्रेन का घर ही खजाने की असली लोकेशन है। वो एक पल भी वेस्ट किए बिना वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अगले दिन जॉन बी जब मिसेस क्रेन के घर के पास से गुजरता है तो उसे फॉर सेल का बोर्ड नीचे पड़ा हुआ नजर आता है। वो अंदर जाकर देखता है और वहाँ कैमरन का इक्विपमेंट पड़ा होता है। ये देखते ही जॉन बी समझ जाता है कि कैमरन ने यह घर खरीद लिया है, लेकिन असली झटका तो अब लगना था। वो भागकर कुएं के अंदर जाता है जहाँ खजाना रखा होता है। वो पूरी जगह को अच्छी तरह चेक करता है मगर वहाँ खजाने का एक टुकड़ा भी नहीं होता। यह देखकर जॉन बी के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कैमरन उससे पहले ही सारा सोना ले जा चुका है। दूसरी तरफ पोप अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन के लिए तैयार हो रहा होता है। आज उसका स्कॉलरशिप इंटरव्यू था। उसका बाप उससे कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगा, मुझे और बाकी वर्कर्स के साथ एयरपोर्ट जाना है क्योंकि कैमरन अपना प्राइवेट प्लेन तैयार करवा रहा है और हमें रनवे के पास के दरख्त साफ करने हैं। यह बात सुनते ही पोप हैरान रह जाता है। वो फौरन सोचता है, कैमरन इतना बड़ा प्लेन क्यों तैयार कर रहा है। इंटरव्यू के दौरान ही पोप को अचानक सब कुछ समझ आ जाता है कि कैमरन खजाना प्लेन में लोड करके आइलैंड से भागने वाला है। ये एहसास होते ही पोप अपनी जिंदगी का इतना अहम इंटरव्यू छोड़कर वहां से भाग निकलता है। वो सीधा जॉन बी और बाकी दोस्तों के पास पहुंचता है
और सारी बात बता देता है कि कैमरन सारा खजाना प्लेन में लेकर यहाँ से जा रहा है। सब फैसला करते हैं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमें कैमरन को रोकना होगा और अपना खजाना वापस लेना होगा। इसी दौरान पीटरकिन की मुलाकात रोज से होती है। रोज उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि बिग जॉन का असल कातिल कैमरन है। यह सुनकर पीटरकिन फौरन समझ जाती है कि समंदर में मिली दोनों लाशों के पीछे भी कैमरन ही था। अब उसके पास कैमरन को गिरफ्तार करने की वजह भी थी। उधर जॉन बी और उसकी टीम एयरपोर्ट की तरफ तेजी से जा रही होती है। वो एयरपोर्ट पहुंचकर दूर से प्लेन को देखने लगते हैं। सैरा और कैमरन भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सैरा कैमरन से कहती है कि उसे जॉन बी से मिलना है, लेकिन कैमरन उसे मना कर देता है और कहता है जॉन बी तुम पर भी हमला कर सकता है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन बी और उसके दोस्त देखते हैं कि वर्कर्स सोने से भरे बॉक्सेस प्लेन में लोड कर रहे हैं। कैमरन अपनी बेटी को वो बॉक्सेस देखने नहीं दे रहा होता, इसीलिए सैरा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है, मगर कैमरन उसे जबरदस्ती उठाकर प्लेन के अंदर ले जाता है और फिर प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन बी यह सब देख रहा होता है। यह देखकर जॉन बी फौरन अपनी गाड़ी उठाता है और फेंस तोड़ता हुआ गाड़ी को सीधा रनवे पर ले जाता है। प्लेन कुछ ही सेकंड्स में टेक ऑफ करने वाला होता है कि जॉन बी गाड़ी को प्लेन के सामने खड़ी कर देता है। कैमरन को मजबूरन प्लेन रोकना पड़ता है। उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगती है। जे पोप और कियारा समझ जाते हैं कि अगर वो यहीं रुक गए तो सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए वो वहां से वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। गाड़ी से पीटरकिन बाहर आती है। वो कैमरन के पास जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके हाथ में हैंडकफ्स लगा देती है, मगर अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक कोई पीटरकिन पर गोली चला देता है। असल में पीटरकिन पर गोली चलाने वाला रेफ होता है। पीटरकिन जमीन पर गिर पड़ती है। जॉन बी फौरन उसके पास जाता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है। पीटरकिन मुश्किल से कहती है यहाँ से भाग जाओ वरना कैमरन और रेफ तुम्हें भी मार देंगे। जॉन बी मजबूरन उसकी बात मान लेता है और वहाँ से भागने लगता है। रेफ जॉन बी को मारने की कोशिश करता है, मगर सैरा और कैमरन उसे पकड़ लेते हैं। कैमरन को सबसे ज्यादा फिक्र अपने बेटे रेफ की होती है। वो फौरन रेफ से कहता है कि सैरा को लेकर घर चले जाओ। सैरा पीटरकिन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर रेफ उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता है। फिर कैमरन पीटरकिन के रेडियो से इमरजेंसी कॉल करता है और मदद मांगता है। उसके बाद वो अपने एक आदमी को बुलाता है ताकि वो प्लेन उड़ाकर खजाना दूसरी जगह ले जाए। कुछ देर बाद पोप, जे और कियारा देखते हैं कि प्लेन सोना लेकर दूसरे सिटी जा रहा है। वो सब दोस्त बेबस खड़े सिर्फ देखते रह जाते हैं। गोल्ड की वजह से पोप बहुत ज्यादा टूट चुका था, क्योंकि उसने खजाने को बचाने के लिए अपना इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया था। अब न उसके पास खजाना था और न ही उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। दूसरी तरफ शूपी एयरपोर्ट पहुंचता है। कैमरन फौरन उससे झूठ बोलता है और कहता है पीटरकिन को जॉन बी ने गोली मारी है। जॉन बी पहले ही कई मुश्किलों में फंसा हुआ था, इसलिए शूप कैमरन की बात पर यकीन कर लेता है। वो दोनों फौरन पीटरकिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। पीटरकिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसका बचना बहुत मुश्किल था। शूपे हर हाल में जॉन बी को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो पूरी पुलिस फोर्स को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि जॉन बी अब कानून से भागता हुआ क्रिमिनल है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। पुलिस हर जगह जॉन बी के वांटेड पोस्टर्स लगा देती है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर $25,000 का रिवॉर्ड भी रख दिया जाता है। इतनी बड़ी रकम देखकर आइलैंड का हर शख्स जॉन बी को ढूंढने लगता है। उधर कैमरन घर लौटकर सैरा से मिलता है। सैरा अपने बाप से सख्त नफरत करने लगी थी। कैमरन को डर था कि कहीं सैरा सच पुलिस को न बता दे, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती उसके कमरे में बंद कर देता है ताकि वो रेफ के खिलाफ कोई गवाही न दे सके। इसी दौरान जॉन बी अपनी गाड़ी में छुप कर बैठा होता है। उसे पता चलता है कि अब पूरा आइलैंड उसकी तलाश में लगा हुआ है। पुलिस ने हर रोड, हर बोट और आइलैंड से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का जॉन बी को उसकी कार के अंदर देख लेता है। वो फौरन चिल्लाना शुरू कर देता है। पोप फौरन कार फुल स्पीड में भगाता है और सबको चकमा दे देता है, लेकिन कुछ दूर जाकर जॉन बी कार से उतर जाता है। उसे पता था कि पुलिस सबसे पहले इसी कार का पीछा करेगी, इसलिए वो फैसला करता है कि अकेला रहना ही उसके लिए बेहतर है। वो पुलिस से बचता हुआ घंटों तक इधर उधर छुपता रहता है। आखिरकार वो एक घर में घुसकर छुप जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, ये घर ब्लैकी चेन का होता है जो टॉपर का दोस्त था। जॉन भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकी चेन की नजर सिर्फ $25,000 के रिवॉर्ड पर होती है, इसीलिए वो जॉन बी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन बी फौरन बाथरूम में घुसकर अंदर से लॉक कर लेता है, मगर ब्लैकी चेन बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। ब्लैकी चेन ऊपर जाकर टॉपर को उठाता है और उसे बताता है कि मैंने जॉन बी को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो।
तब तक मैं पुलिस को बुला लाता हूँ। दूसरी तरफ कियारा और पोप कैमरन के घर जाते हैं ताकि सैरा से मदद ले सकें। कियारा सैरा के पास जाती है और उसे बताती है कि जॉन बी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए सैरा अपनी छोटी बहन वीजी से किसी तरह बात करती है। वो उसे प्यार से मना लेती है कि वो कुछ देर के लिए उसके बेड पर सो जाए। वीजी अपनी बहन की बात मान लेती है। इस तरह सैरा चुपके से घर से निकल जाती है। उधर ब्लैकी चेन पुलिस को लेकर अपने घर आ जाता है। शुभ को जॉन बी पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसे शूट करने का सोच लेता है। वो घर के अंदर घुसता है और सीधा बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जॉन बी बाथरूम की एयर वेंट से निकलकर पहले ही फरार हो चुका होता है। वो दोबारा जंगल की तरफ भाग जाता है और पुलिस को फिर से चकमा दे देता है। सैरा को जब पता चलता है कि जॉन बी पुलिस के हाथ नहीं लगा तो वो सोचने लगती है कि वो कहाँ छुप सकता है। फिर उसे अचानक एक जगह याद आती है, जंगल के अंदर बना वो पुराना चर्च जहां वो दोनों पहले अक्सर मिला करते थे। इसीलिए सैरा उस चर्च की तरफ जाने लगती है, मगर तब टॉपर भी सैरा को चर्च की तरफ जाते हुए देख लेता है। जब वो चर्च में पहुंचती है तो वहां वाकई जॉन बी मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही सुकून का सांस लेते हैं, मगर अचानक चर्च का दरवाजा खुलता है और अंदर टॉपर आ जाता है। टॉपर असल में सैरा को लेने आया होता है और वो भी सच जानना चाहता था कि पीटरकिन को किसने मारा है। सैरा उसे सच बता देती है कि पीटरकिन को उसके भाई रेफ ने मारा है। मैं ये बात पुलिस को जरूर बताऊंगी, चाहे जो भी हो। यह सुनकर टॉपर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। तभी वहाँ पर रेफ और ब्लैकी चेन भी आ जाते हैं। वो पुलिस के आने से पहले चर्च के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ जॉन बी चर्च के अंदर है, इसलिए वो चर्च को आग लगा देते हैं। कुछ ही देर में पूरे चर्च को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इस दौरान टॉपर सैरा से अपने दिल की बात कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सैरा कहती है, अभी ये सब कहने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं जॉन बी से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन टॉपर फिर से कहता है, मैं तुम्हें जॉन बी से भी ज्यादा खुश रख सकता हूँ। लेकिन सैरा का फैसला बदलने वाला नहीं था। फिर टॉपर एक ऐसा काम करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो अपना चेहरा ढांप कर चर्च से बाहर निकलता है। पुलिस उसे दूर से देखकर समझती है कि यह जॉन बी है। सारे पुलिस ऑफिसर टॉपर को पकड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉन बी और सैरा चर्च के पिछले रास्ते से चुपके से निकलकर भाग जाते हैं। जब पुलिस उसका चेहरा देखती है तो वो हैरान रह जाते हैं। शुपे फौरन टॉपर को हिरासत में ले लेता है और पूछता है कि उसने पुलिस को गुमराह क्यों किया। टॉपर दूर से जॉन बी और सैरा को भागते हुए देख लेता है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताता। बाद में सैरा जॉन बी को अपने खाली घर में ले जाती है। दोनों वहीं छुपकर रात गुजारते हैं। फिलहाल वो दोनों महफूज होते हैं। अगले दिन सुबह जेजे देखता है कि पुलिस अभी तक जॉन बी की तलाश में लगी हुई है। इसका मतलब था कि जॉन बी अभी तक पकड़ा नहीं गया। टीम फौरन एक नया प्लान बनाती है। पोप बोट के लिए पेट्रोल का इंतजाम करेगा और दोपहर 3 बजे सब मरीना के डॉक पर मिलेंगे। वहां से वो जेजे के बाप की बोट में जॉन बी को आइलैंड से भगा देंगे। जेजे और कियारा बोट लेकर आने की जिम्मेदारी लेते हैं। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें FBI एजेंट होता है। वो भी जॉन बी को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करना चाहता था। उनका प्लान था कि पूरे आइलैंड को घेर कर हर घर की तलाशी ली जाए। दूसरी तरफ कैमरन बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं सैरा पुलिस को सारी सच्चाई न बता दे। उसकी बीवी नटाशा उसे तसल्ली देती है, अगर पुलिस को तुम पर शक होता तो वो कब की तुम्हें गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन कैमरन फिर भी बेचैन रहता है। वो कहता है, मैं रेफ को बचाने के लिए हर जिम्मेदारी अपने सर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। नटाशा उससे कहती है, हमारे पास सोना भी है, चलो किसी दूसरे मुल्क भाग चलते हैं। मगर कैमरन फौरन मना कर देता है। वो कहता है, अगर मैं भाग गया तो सबको यकीन हो जाएगा कि मैं ही कातिल हूँ और मैं सैरा को यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता। उधर जॉन बी की आंख खुलती है तो सैरा उसके पास नहीं होती। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा नोट होता है। सैरा ने लिखा होता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है ताकि पूरी सच्चाई बता सके। कुछ देर बाद पुलिस के पास पहुंच जाती है। सैरा FBI स्पेशल एजेंट से बात कर ही रही होती है कि उसी वक्त कैमरन भी वहां आ जाता है। वो सैरा को वहां से ले जाने की कोशिश करता है और FBI एजेंट से कहता है कि मेरी बेटी पागल हो गई है। मगर सैरा सबके सामने कह देती है, पीटरकिन को मेरे भाई रेफ ने गोली मारी थी। लेकिन कैमरन FBI एजेंट को साइड पर ले जाता है और बहुत इमोशनल होकर बताता है कि सैरा झूठ बोल रही है। वो कहता है, यह सदमे में है क्योंकि ये जॉन बी से मोहब्बत करती है। वो ये भी कहता है कि जॉन बी ड्रग्स लेता है। पीटरकिन का कातिल भी वही है और उसने सैरा का ब्रेन वॉश कर दिया है। FBI एजेंट कैमरन की बात मान लेता है, लेकिन यहीं से कैमरन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उधर रेफ अपने डीलर बैरी के पास जाता है। वो उससे फ्री में ड्रग्स मांगता है, लेकिन बैरी के पास ड्रग्स खत्म हो चुके होते हैं। बैरी भी परेशान होता है कि कहीं पुलिस जॉन बी को न पकड़ ले। अगर वो पकड़ा गया तो वो बैरी के बारे में सब कुछ बता देगा कि वो एक ड्रग डीलर है। इसीलिए बैरी पुलिस से पहले जॉन बी को खत्म करना चाहता था। वो फैसला करते हैं कि मिलकर जॉन बी को ढूंढेंगे, इसलिए वो फौरन उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर सैरा दोबारा जॉन बी के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान पुलिस उस इलाके के हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जॉन बी और सैरा फौरन वहां से निकल जाते हैं। दोनों एक सर्फ बोर्ड पर समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो तैरते हुए आइलैंड से काफी दूर चले जाते हैं
ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें। जॉन बी अचानक सैरा से कहता है, मुझे एक बार घर वापस जाना होगा, मैं वो 3 किलो गोल्ड छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मरीना पर मेरा इंतजार करो, फिर हम दोनों मिलकर बोट से निकल जाएंगे। सैरा फौरन मना करती है। वो कहती है, यह बहुत खतरनाक है, पुलिस हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन जॉन बी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। वो सैरा को मरीना भेज देता है और खुद घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पोप बोट के लिए पेट्रोल भर रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर आसमान पर पड़ती है। एक और तेज तूफान सीधा आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ जे अपने घर जाता है और उसका बाप नशे में सो रहा होता है, इसलिए वो चुपके से अपने बाप की बोट की चाबी चुरा लेता है। फिर वो और कियारा बोट लेने निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में बैरी और रेफ उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों फौरन उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद दोनों बोट के पास पहुंच जाते हैं। जे बताता है कि यह बोट पुलिस की बोट से बहुत ज्यादा तेज है। अभी दोनों बोट को ले जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी बैरी और रेफ भी वहां आ जाते हैं। बैरी सीधा जे पर हमला कर देता है और उससे अपने $25,000 मांगता है। दूसरी तरफ रेफ कियारा को पकड़ लेता है। कियारा गुस्से में रेफ से कहती है, पीटरकिन के कातिल तुम हो और एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बात सुनकर बैरी भी हैरान रह जाता है। उसे पहली बार पता चलता है कि पीटरकिन का असल कातिल रेफ है। तभी पोप भी वहां पहुंच जाता है। वो अचानक बैरी और रेफ पर हमला कर देता है। पोप रेफ को जोर के मुक्के मारता है। कुछ ही सेकंड्स में रेफ की हवा निकल जाती है। पोप रेफ की इतनी धुलाई करता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मौका देखकर जे कियारा और पोप बोट लेकर मरीना की तरफ निकल जाते हैं, जहां उन्हें जॉन बी का इंतजार करना था। उधर शुभ जॉन बी के घर की तलाशी ले रहा होता है। तलाशी के दौरान उसे गोल्ड मिल जाता है। वो उसे अपनी पुलिस कार में रख देता है, लेकिन जॉन बी यह सब देख रहा होता है। जैसे ही शुभ फिर घर के अंदर जाता है, जॉन बी चुपके से गोल्ड वापस चुरा लेता है। इसी दौरान शुभ बाहर आ जाता है और जॉन बी को देख लेता है। जॉन बी के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वो सीधा शुभ की पुलिस कार लेकर वहां से निकल जाता है। अब पूरे शहर की पुलिस अपनी ही पुलिस कार का पीछा कर रही होती है। जॉन बी किसी तरह मरीना तक पहुंच ही जाता है, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। प्लान यह था कि जॉन बी बोट लेकर मेक्सिको चला जाए, लेकिन सैरा अब तक वहां नहीं आई थी। जॉन बी परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। जे उसे कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, अभी फौरन निकल जाओ, हम कुछ महीनों बाद तुमसे मेक्सिको में आकर मिलेंगे। बहुत भारी दिल के साथ जॉन बी अपने दोस्तों से अलविदा कहता है। वो सैरा का इंतजार किए बिना जाने लगता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मरीना पर पहुंच जाती है। जे पोप और कियारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। दूसरी तरफ समंदर में सफर करते वक्त जॉन बी को अचानक दूर से सैरा दिखाई देती है। वो बोट सैरा के पास रोककर सैरा को भी अपने साथ बिठा लेता है। सैरा ने अपने घर, अपनी फैमिली और अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर जॉन बी का साथ देने का फैसला कर लिया होता है। दोनों मिलकर आइलैंड से दूर निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि आसपास के तमाम बीचेस और वाटरवेज पर पुलिस की सख्त निगरानी है। जॉन बी फौरन बोट की लाइट्स बंद कर देता है ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े, लेकिन कोस्ट गार्ड वॉच टावर उनकी बोट को देख लेता है। अगले ही लम्हे पुलिस बोट्स उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान तूफान भी पूरी ताकत के साथ आ पहुंचता है। पुलिस से बचने के लिए जॉन बी मजबूरन सीधा तूफान के अंदर बोट लेकर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर्स इतने खतरनाक मौसम में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। तभी कैमरन रेडियो पर जॉन बी से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि तुम दोनों वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जॉन बी उसकी एक बात भी नहीं मानता। वो रेडियो पर जवाब देता है, तुमने मेरे बाप को कत्ल किया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जॉन बी यह बात जानबूझकर इतनी जोर से कहता है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस भी रेडियो कॉन्वर्सेशन सुन रही है। कैमरन ये सुनकर खामोश रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस वाले भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, मगर उनके पास कैमरन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। तभी रेडियो सिग्नल टूट जाता है। तूफान इतना खतरनाक हो चुका था कि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें बोट को इधर उधर उछाल रही थीं। अचानक एक जबरदस्त लहर बोट से टकराती है और जॉन बी और सैरा की बोट उलट जाती है। दोनों समंदर में गिर जाते हैं। तूफान के रुकने के बाद पुलिस और कोस्ट गार्ड उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिलता। आखिर में पुलिस जॉन बी के दोस्तों को बताती है कि जॉन और सैरा मर चुके हैं। यह सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। सब पुलिस को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं और बुरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि जॉन और सैरा जिंदा हैं। दोनों लाइफ जैकेट्स की वजह से बच गए थे और उलटी हुई बोट के सहारे समंदर में तैरते रहे। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक बड़ी शिप नजर आती है। दोनों जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाते हैं और खुशकिस्मती से शिप वाले उन्हें देख लेते हैं। क्रू उन्हें शिप पर चढ़ा लेता है और उनकी मदद करता है। उन्हें पता चलता है कि यह शिप बहामास जा रही है। सैरा जॉन को बताती है कि उसके बाप कैमरन ने सोना भी बहामास ही भेजा है। ये सुनते ही जॉन के चेहरे पर उम्मीद वापस आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, असल एडवेंचर तो अब शुरू होगा। अब उनका अगला मिशन सिर्फ एक था, खजाने को ढूंढना और कैमरन से हर चीज का हिसाब लेना। और इसी धमाकेदार ट्विस्ट के साथ ये दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक प्यारा सा